अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में वेलकम है और इस क्लास में अपना टॉपिक रहने वाला है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पिछले क्लास में हमने एवोगैड्रोस लॉ पर बातें की हैं। अब टाइम है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को देखा जाए। ऑफ पार्शियल प्रेशर, अच्छा ये आपका जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे पूछेगा? डिफाइन एंड एक्सप्लेन डाल्टन लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। इस तरीके से सवाल पूछता है। इंपॉर्टेंट लॉग है, लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इसका पूरा फोकस जो आपने चीजें बढ़िया से करके लिखनी है। एक इसकी स्टेटमेंट, लॉ की डेफिनेशन नहीं होती, लॉ की स्टेटमेंट होती है। एक डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट और नंबर 2 जो मैथमेटिकल पोर्शन है, ये जो है इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगर कमी हुई तो फिर नंबर कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अगर ये बहुत बढ़िया लिखनी है आपने तो फिर आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे लॉन्ग में। ठीक है ना, तो देखिए समझते हैं डाल्टन्स लॉ क्या कहता है। अच्छा, ये डाल्टन था, साइंसदान था, जॉन डाल्टन, अंग्रेज साइंसदान था। इसने गैसेस के मिक्सचर को स्टडी करना स्टार्ट किया। गैसेस के मिक्सचर को स्टडी करना स्टार्ट किया। इसने ये देखा कि अगर अपने पास दो अलग अलग कंटेनर हैं, दो अलग अलग कंटेनर हैं और मानो इनमें दो अलग अलग गैसेस हैं, ये दो अलग अलग कंटेनर हैं। इसको चलो मैं कह देता हूं ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है। मानो इस कंटेनर ए में कोई गैस मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और इस कंटेनर बी में कोई गैस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन पर आपस में रिएक्शन नहीं करती। वो जो हम इक्वेशन लिखते हैं H2 + O2 विल गिव अस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, हीट करोगे तो हमें वाटर मिलेगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल जो है टेम्परेचर पर, ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता ये रिएक्शन। ठीक है ना, तो नॉर्मल कंडीशन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो ये कैसी गैसेज हैं? ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं। कैसी? नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट नहीं करती। अब इस गैस का इस कंटेनर में कोई ना कोई प्रेशर होगा। देखो, गैस मॉलिक्यूल जब वॉल्स से आकर के टकराते हैं तो वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस हाइड्रोजन का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। मानो ये जो हाइड्रोजन है इसका प्रेशर 400 टॉर है, ठीक है, 400 टॉर है, और ये जो ऑक्सीजन भर रखी है ये मान लो लगभग 100 टॉर है इसका प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर जो टेम्परेचर हमने रखा हुआ है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, वो 25 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो भी 1 लीटर है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो भी 1 लीटर है। ठीक है, देखो कंडीशंस हमने सेम रखी हैं, ये कंडीशंस हैं। डाल्टन ने कहा कि अगर आप कंडीशंस सेम रखकर, कंडीशंस सेम रखकर मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रखकर ना, ठीक है, और क्या गैस की कंडीशन होती है? टेम्परेचर और वॉल्यूम होती है। अगर आप कंडीशंस सेम रखकर दो अलग अलग नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेते हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, कंडीशन सेम रखते हुए, कंडीशन सेम रखते हुए उनको मिक्स अप कर देते हैं। देखो, मैंने यहां पर 1 लीटर का एक और कंटेनर ले लिया, 1 लीटर का कंटेनर, और 25 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर में मैं यहां से हाइड्रोजन भी डाल देता हूं, सारी की सारी हाइड्रोजन इधर डाल देता हूं और सारी की सारी ऑक्सीजन इधर डाल देता हूं। अब यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आ गए। अब इस कंटेनर का जो प्रेशर होगा, इस कंटेनर का जो नया प्रेशर होगा वो कितना होगा? वो इन दो प्रेशर्स का सम होगा, 400 + 100, 500 टॉर होगा। डाल्टन के मुताबिक अगर आप नॉन रिएक्टिंग गैसेस लें, डाल्टन के मुताबिक अगर आप नॉन रिएक्टिंग गैसेस लें तो उनका जो प्रेशर है, नया प्रेशर, वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा, वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा। ठीक है, देखो ये दोनों कैसी थी? नॉन रिएक्टिंग गैसेस। सेम कंडीशन पर रखा है इनको, कैसा? सेम कंडीशन पर, सेम कंडीशंस, और सेम कंडीशंस पर ही हमने इनको क्या किया? मिक्स किया। तो जो नया प्रेशर बनेगा, जो टोटल नया प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, टोटल न्यू प्रेशर, इट विल बी द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर्स प्रोवाइडेड। शर्त क्या है? गैसेस क्या हो? नॉन रिएक्टिंग हो, और कंडीशंस क्या हो? सेम हो। यहां पर भी 25 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर कंटेनर,
और यहां पर भी 1 लीटर 25 डिग्री सेल्सियस का कंटेनर। समझ आ गई बात की? तो डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट मैं इधर लिखता हूं, द टोटल प्रेशर of ideal non-reacting mixture of gases is equal to the sum of their individual partial pressures, पार्शियल प्रेशर की टर्म थोड़ी सी नई, अभी समझा देता हूं क्या मतलब है। देखो, पार्शियल का मतलब उसका अपना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब उसका सिर्फ अपना प्रेशर। यहां पर देखो, इस मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है। पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है कि जब यह हाइड्रोजन अकेली थी, देखो जब ये हाइड्रोजन अकेली थी तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, 400 टॉर्क। ये 400 टॉर्क क्या है, ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। जब यहां से मिक्सर से ऑक्सीजन अकेली थी, कंटेनर बी में मौजूद थी, तो यहां पे ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी 100 का, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था। समझ गए? तो पार्शियल प्रेशर इज दैट प्रेशर दैट द गैस वुड एक्सर्ट इफ इट वर प्रेजेंट ऑल अलोन इन दैट कंटेनर। अगर कंटेनर में गैस अकेली मौजूद हो तो तब वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, मिक्सचर में आ गई तो पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल मिक्सचर का प्रेशर बन जाएगा। समझ गए बात को? तो ये देखो, अगर मिसाल के तौर पर 3 गैसेस हमने मिक्स की, एक गैस जिसका पार्शियल प्रेशर P1 था, दूसरी गैस जिसका पार्शियल प्रेशर P2 था और तीसरी गैस जिसका पार्शियल प्रेशर P3 था, तो जो नया टोटल प्रेशर बनेगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। इन 3 गैसेस का सम होगा। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, स्टेट डाल्टन्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ऐसे स्टेटमेंट देनी है, ये इक्वेशन लिखनी है, 2 इक्वेशन और है वो भी ऐड करनी है, अभी लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना फोकस करो। स्टेटमेंट समझ आ गई डाल्टन लॉ की? क्लियर है डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट? क्लियर है? अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक और बात जो मैं समझाना चाहता हूं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्यों होनी चाहिए। देखो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस इसलिए होनी चाहिए, अगर गैसेस रिएक्ट कर जाएंगी तो उनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। गैसेस रिएक्ट कर जाएंगी तो उनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि वॉल्यूम चेंज कैसे होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगी तो उनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सुनो, चलो थोड़ी सी फील दे देता हूं। यहां पर मानो SO2 है और यहां पर O2 है। आप जानते हो SO2 और O2 आपस में रिएक्ट करके SO3 बना देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, SO3 बना देते हैं। तो अगर SO2 और O2 को आप एक ही कंटेनर में बंद कर दोगे, SO2 और O2 को एक ही कंटेनर में बंद कर दोगे, तो ये मिलकर के SO3 बनाना शुरू कर देंगे, ये मिलकर के SO3 बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर मानो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो होगा क्या, यहां पर देखो, अगर मैं मानूं कि 10 मॉलिक्यूल SO2 के 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 10 मॉलिक्यूल SO3 के बना रहे हैं, तो देखो यहां से जाया कितने मॉलिक्यूल हो गए, 20 मॉलिक्यूल, बन कितने गए, 10 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की तादाद क्या हो गई, कम हो गई। मॉलिक्यूल की तादाद क्या हो गई, कम हो गई। तो जब मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, बढ़िया सी एग्जांपल। देखो, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि भाई मिक्सर बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपने मिक्स किया। ठीक है, मानो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल लिया, ऑक्सीजन का भी 1 मोल लिया, इनको मिक्स कर दिया और आपने सोचा इस कंटेनर में जाकर के कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। इस कंटेनर में वापस 1 मोल बच जाएगा। गैसेस क्या हो गई, रिएक्ट हो गई। ऐसी गैसेस पर डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं होगा। उन गैसेस पर डाल्टन लॉ अप्लाई होगा जो कैसी होंगी, नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मिसाल इसलिए ली क्योंकि आम टेम्परेचर पर, आम कंडीशन पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करती होती। ठीक है, नहीं करती होती। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं। देखो, एग्जांपल से ही बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर किताब की एग्जांपल लेता हूं। अब
मिसाल के तौर पर ये 3 कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, ये 3 मानो ये कंटेनर है। एक कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन भरी है, एक में मीथेन भरी है और एक में ऑक्सीजन भरी है। हाइड्रोजन का जो प्रेशर रखा है मैंने, हाइड्रोजन का प्रेशर तकरीबन 400 टॉर, मीथेन का प्रेशर 500 टॉर और ऑक्सीजन का प्रेशर 100 टॉर। और ये कंटेनर जो है ये 10 लीटर का है, ये वाला कंटेनर भी 10 लीटर का है, ये वाला कंटेनर भी 10 लीटर का है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर भी इनका सेम है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। एक और कंटेनर में लेता हूं, कंडीशन सेम रखता हूं, वो कंटेनर भी 10 लीटर का होगा और वहां पर भी टेम्परेचर कितना मेंटेन होगा, 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होगा। यहां से मैं हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन को मिक्स करता हूं, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन को मिक्स करता हूं। अब ये जो मिक्सचर बन गया है, ये जो मिक्सचर बन गया है, इसका टोटल प्रेशर इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम होगा, क्योंकि मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है ना। ये मान करके चलो कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। तो यहां पर ये जो टोटल प्रेशर बनेगा वो हाइड्रोजन के प्रेशर प्लस मीथेन के प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर प्लस मीथेन का प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का प्रेशर। देखो कैसे लिखते हैं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को लिखने का तरीका क्या है, ऐसे P लिखा बड़ा सा और इसके सबस्क्रिप्ट में H2 लिख दिया, ठीक है। प्रेशर ऑफ मीथेन को कैसे दिखाया, P लिखा और इसके सबस्क्रिप्ट में ऐसे CH4 लिख दिया। ये लिखने का तरीका है, अंदाज है लिखने का। देखो टोटल प्रेशर क्या होगा, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना लिखा है, 400 टॉर, कितना है 400 टॉर, मीथेन का प्रेशर 500 टॉर, ऑक्सीजन का प्रेशर 100 टॉर। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 1000 टॉर हो जाएगा, कुल मिलाकर के 1000 टॉर हो जाएगा। तो the total pressure of ideal non-reacting mixture of gases is equal to the sum of their individual partial pressure। इनके individual partial pressure का सम होता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, देखो इसकी भी रीजन है बड़ी। देखो हाइड्रोजन जब अकेली इस 10 लीटर के कंटेनर में मौजूद थी तो वॉल से टकरा करके प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, ठीक है। अब इसी 10 लीटर के कंटेनर में मीथेन भी आ गई है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन भी आ गई है उसी 10 लीटर के कंटेनर में। तो जो प्रेशर दीवारों पर एक्सर्ट होता है वो किस वजह से होता है कि आकर के गैस के मॉलिक्यूल दीवारों से कोलाइड करते हैं, तभी प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो देखो जब हाइड्रोजन यहां पर अकेली मौजूद थी तो सिर्फ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जाकर के दीवारों से टकरा रहे थे, सिर्फ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। अब और प्रेशर एक्सर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा हो गई है तो फिर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात की, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विद वॉल्स ऑफ कंटेनर हैज बीन इंक्रीज्ड, वो बढ़ चुका है, ठीक है। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है नॉन रिएक्टिंग है इसीलिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हर मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली जाकर के दीवार से टकराएगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स वो नहीं लगा रहा, ठीक है। आइडियल गैसेस है ना, आइडियल गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, समझ गए बात को। अच्छा, तो ये कंसेप्ट था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हल्की फुल्की स्टेटमेंट का। अब डाल्टन लॉ को जनरल गैस इक्वेशन से रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन से रिलेट करके देखते हैं और इसकी मैथमेटिक्स पर थोड़ा काम करते हैं। आइए हम जानते हैं जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने 3 गैसेस दी थी अभी थोड़ी देर पहले, कौन कौन सी, हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये जनरल गैस इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए लिख ली जाए। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम सेम है, तीनों गैसेस का वॉल्यूम सेम रखा था, 10-10 लीटर रखा था, याद है। अच्छा, मोल्स हाइड्रोजन के अलग होंगे, मीथेन के अलग मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के मोल्स अलग होंगे, ठीक है। तो यहां पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन R और T, टेम्परेचर सबके लिए सेम रखा, ठीक है। यहां से वॉल्यूम का फैक्टर उठाओ उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, वहां जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखना, ये बन जाएगी PH2 इज इक्वल टू NH2 RT डिवाइडेड बाय V। ये इक्वेशन बन जाएगी, समझ गए। यहां से V को उठाया यहां पर ले गए। अब देखो ये R कांस्टेंट है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इसका वैल्यू होता है, लिख दूं याद आ जाए, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये इसका वैल्यू रहता है। तो अब देखो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस रखा है, वॉल्यूम 10 लीटर का कंटेनर हमने ले रखा है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है
तो वो देखो वो सिर्फ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है। समझ आ गई बात? किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से जो पार्शियल प्रेशर मीथेन का होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो मोल्स ऑफ मीथेन पर डिपेंड करेगा। यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन होंगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा मीथेन का। सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा वो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। निकाल लेते हैं। देखो ऑक्सीजन के लिए लिखो जनरल गैस इक्वेशन, मीथेन के लिए लिख लो पहले PCH4V is equal to NCH4RT। इस V को उठाओ उधर ले जाओ, इक्वेशन कैसे बन जाएगी? देखो इक्वेशन बनेगी PCH4 is equal to NCH4RT। V इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, V इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। RT ओवर V का फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। समझ गए बात को? देखो अब ऑक्सीजन के लिए लिखो PO2V is equal to moles of O2 into RT। V को उठाओ उधर ले जाओ, वहां जाकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो PO2 is equal to number of moles of oxygen RT divided by V। RT over V क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हटाओगे क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी। तो ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो हमने तीन बड़े खूबसूरत जो है रिलेशनशिप्स बना लिए आपके सामने। कौन कौन से? ये तीन। ठीक है, ये तीन रिलेशनशिप्स। समझ गए ये रिलेशनशिप्स कैसे बने? क्लियर है? क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? समझ गए ना बात को? अच्छा जी, इतनी बातें तो अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम टोटल प्रेशर के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो तीन गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम है। यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा देखो अब टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर हमने देखा PV इज इक्वल टू nRT होता है। PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर टोटल प्रेशर है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल प्रेशर के लिए क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर यहां से PT का वैल्यू निकालना चाहें, PT का वैल्यू NT/RT ओवर V निकलेगा। ऐसे निकलेगा ना, इसी तरीके से निकलेगा ना भाई। ठीक है, इसी तरीके से P हाइड्रोजन निकालना चाहें अगर हम, तो P हाइड्रोजन कितना आएगा? वो ऐसे आएगा NH2RT ओवर V। ये निकल कर आएगा, अभी निकाला है हमने। ठीक है, लाइकवाइज PCH4 निकाले, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकाले, तो वो क्या निकलेगा? NCH4 into RT ओवर V। अभी थोड़ी देर पहले निकाला हमने। ठीक है, और PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाले, तो वो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT ओवर V के बराबर निकलेगा। ऐसे निकलेगा नहीं निकलेगा? तो ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन वैल्यूज को उठा करके यहां इन इक्वेशन में पुट कर दो। देखो कैसे बन जाएंगी इक्वेशन? टोटल प्रेशर बराबर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की जगह ये इक्वेशन पुट कर दो। क्या है? NH2RT बाय V। ठीक है, ये पुट कर दिया, प्लस ये प्लस फार्मूले का PCH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। देखो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, ये वैल्यू पुट करो इधर। क्या लिखा है? मोल्स ऑफ मीथेन मल्टीप्लाई बाय RT बाय V। ठीक है, प्लस अब क्या लिखना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? NO2RT बाय V। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय फैक्टर RT ओवर V। कंडीशंस क्योंकि सेम रखी हैं तो R कांस्टेंट है, T और V भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम अभी 10 लीटर लिया था, कांस्टेंट किया था। ठीक है ना? तो देखो RT ओवर V का फैक्टर कांस्टेंट है और RT ओवर V का फैक्टर कॉमन भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इस फैक्टर को कॉमन निकाल लिया जाए। देखो कॉमन निकाल रहा हूं इस फैक्टर को। टोटल प्रेशर बराबर होगा RT बाय V इनटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये निकल आया आपके सामने, निकल आया ना? ठीक है, अब ये देखो ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं है? वो जो कंटेनर हमने लिया था
उसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलकर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन गए। तो यही टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है कंटेनर में। समझ गए बात को? तो इसको मैं NT लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको NT मल्टीप्लाई बाय RT बाय V बराबर आ जाएगा PT के। ये V को उठा करके उधर ले जाओ, V को उठा करके उधर ले जाओ, जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो PT V इज इक्वल टू NT RT। ये देखो, ये फार्मूला निकल आया। देखो, ये हमने जनरल गैस इक्वेशन से निकाल लिया, ठीक है। वही फार्मूला हमने डाल्टन्स लॉ को यूज करते हुए निकाल लिया। डाल्टन लॉ कहता है द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। हमने इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम लगा करके ये देखो ये फार्मूला निकाल लिया, जो जनरल गैस इक्वेशन से भी निकलता है। समझ गए बात को? जब आपसे पूछे स्टेट डाल्टन्स लॉ, स्टेट डाल्टन्स लॉ, तो तीन इक्वेशन आपको लिखनी है। एक PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये इक्वेशन, और दूसरी ये वाली इक्वेशन, ये जबानी याद करनी है, और ये वाली इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन आपने डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट के साथ लाजमी देनी है, ठीक है ना। रोक करके यहां से नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं मिटाने लगा हूं। आगे हमें करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। देखो, ये तो है हमने टोटल प्रेशर निकालना सीखा कि अगर हमें 3-4 गैसेस का मिक्सचर दे दिया जाए तो उसका टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं। अब अगर हमारे पास मिक्सचर हो, अगर हमारे पास कोई गैस का मिक्सचर हो और कोई हमें कहे कि इसका पार्शियल प्रेशर निकाल करके दिखाओ। टोटल प्रेशर तो अभी निकालना सीख लिया, अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये कैलकुलेशन आप उसको करके दिखाओगे। देखो, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूं क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये क्यों रिक्वायर्ड है। दो रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, टोटल प्रेशर हमको पता लग जाए, टोटल प्रेशर पता लग जाए, और दूसरा ये कि मोल्स ऑफ दैट गैस, मोल्स या मैस पता लग जाए। मैस को मोलर मैस से डिवाइड करके मोल्स मिल जाएंगे हमें, या तो मोल्स पता लग जाए या मैस ऑफ दैट गैस जिसका पार्शियल प्रेशर हमें मालूम करना है। ये दो बातें हमें पता लग जाएं। देखो, मिसाल के तौर पर अभी हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, PT इज इक्वल टू NT RT। ये इक्वेशन ड्राइव की थी, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर दो कंटेनर हम ले लेते हैं, इसमें एक गैस A है और दूसरे कंटेनर में गैस B है, ठीक है। और एक और तीसरा कंटेनर है, वो भी सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पर है, यहां पर A प्लस B दोनों मौजूद हैं। अब इस कंटेनर में से हमें A का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? PT इज इक्वल टू NT RT, और यहां पर ये जो NT है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B के बराबर है, ठीक है। और ये जो टोटल प्रेशर है, यानी ये जो PT है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग द टोटल pressure of an ideal non-reacting mixture of gases is equal to the sum of their individual partial pressures। ठीक है ना। ये दो इक्वेशंस आपको जहन में रखनी है, अभी बताया आपको, अभी पढ़ाई है, ये इक्वेशन अभी निकाली हमने। अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं इस मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ A के लिए, इस मिक्सचर में मौजूद सिर्फ और सिर्फ A के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर होगा मोल्स ऑफ A मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ऐसे लिखूंगा ना, और ऐसे ही तो लिखूंगा डिवाइडेड बाय V, सॉरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय V भी करूंगा। कैसे है? अभी तो डिराइव की, नहीं याद आ रहा। देखो, PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो PAV इज इक्वल टू NART लिखूंगा। तो यहां से PA इज इक्वल टू NART डिवाइडेड बाय V बन जाएगा। समझ आई बात? कैसी इक्वेशन लिखी है मैंने, ठीक है, समझ गए? अच्छा देखो, और PB अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? NBRT डिवाइडेड बाय V लिखूंगा। समझ आ गई बात की? और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो। अब क्या करो? 2 डिवाइडेड बाय 1, डिवाइड 2 बाय 1, ठीक है। 2 को ऊपर रखो, 1 को नीचे रखो। तो देखो, 2 को ऊपर रखोगे क्या बनेगा? PA डिवाइडेड बाय
पीटी बराबर आ जाएगा, यहां पर भी एनआरटी डिवाइडेड बाय वी आएगा। ठीक है, एनआरटी डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि यहां से वी इस तरफ आ गया है ना, शायद गलती से लिखना भूल गया मैं। देखो पी ए क्या है, एन ए आर टी बाय वी, एन ए आर टी बाय वी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर क्या है, एन टी आर टी डिवाइडेड बाय वी। तो ये देखो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, इक्वेशन बन गई पी ए ओवर पी टी बराबर है एन ए ओवर एन टी के, एन ए ओवर एन टी के। समझ आ गई बात की, समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया बात। देखो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स और वहां पर मौजूद जो गैस है, पर्टिकुलर गैस जिसका पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएं, टोटल प्रेशर को उस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई। ठीक है, लाइकवाइज हम बी के लिए भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। आइए देखें बी के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं, बी के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। बी के लिए इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डिवाइड 3/2, 3/2 ये काम करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 देखो, ये रही इक्वेशन 3, क्या लिखना पड़ेगा, पीबी डिवाइडेड बाय पीटी, इस तरफ पीबी कितना है, एनबीआरटी बाय वी, एनबीआरटी बाय वी बाय वी डिवाइडेड बाय एनटीआरटी बाय वी। तो देखो पीबी ओवर पीटी क्या बन जाएगा, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कट जाएंगे, एनबी ओवर एनटी जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशंस हमने बना ली, क्या इक्वेशंस बना ली, पी ए बाय पी टी बराबर है एन ए ओवर एन टी, एक ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन पी ए बाय पी बी इज इक्वल टू, सॉरी पी बी, गलत लिख दिया, दूसरी इक्वेशन ये बनाई, पी बी ओवर पी टी बराबर है एन बी ओवर एन टी के। ठीक है, ये देखो ये दो इक्वेशन हमने बना ली, एक ये और एक ये। समझ आ गई बात की। देखो आगे चलते हैं, अब मजीद आगे बात करते हैं। साथ साथ नोट करते जाओ, समझने में आसानी होगी। देखो नेक्स्ट, ये देखो यहां पर देखो, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इन दो इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करके लिखूं तो देखो कैसे लिखूंगा, पी ए इज इक्वल टू पी टी मल्टीप्लाई बाय एन ए डिवाइडेड बाय एन टी। देखो इस पी टी को उठा करके उधर ले गया। सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर मॉडिफाई करना चाहूं तो कैसे, पी बी इज इक्वल टू पी टी को उधर ले जाऊं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी टी मल्टीप्लाई बाय एन बी डिवाइडेड बाय एन टी। ये जो फैक्टर है एन ए ओवर एन टी, ये जो फैक्टर है एन बी ओवर एन टी, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और इसको x से डिनोट करते हैं, x। ठीक है, यानी x a से और x b से डिनोट करेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन पर बात की जाए, मोल फ्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन देख करके, इधर से फार्मूले से देख करके बताओ। मोल फ्रैक्शन ये बुक में नहीं लिखी हुई, लिख लेना। मोल फ्रैक्शन आगे लिखी हुई है चैप्टर 9 में, तो अभी यहीं पर ही लिख लो। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना तो मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन आप मालूम कर रहे हो, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the components present in that mixture। ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ
moles of that component to the total number of moles of all the components present in the mixture। ठीक है, यानी ये देखो, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। समझ गए बात को? सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एनटी, Na प्लस एनबी के बराबर Na प्लस एनबी के। तो यहां से आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन जो है इसका जवाब हमेशा 1 से कम ही आएगा, इसका जवाब हमेशा 1 से कम ही आएगा, क्योंकि देखो ऊपर Na है, नीचे भी Na है, लेकिन साथ जोड़ दिया गया है कुछ, Nb भी साथ जोड़ दिया गया है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो जब छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करते हो, यानी छोटी चीज ऊपर रखते हो और बड़ी चीज नीचे रखते हो, तो जवाब 1 से कम आता है। तो ये लाइन लिख लो कि मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। किताब का एमसीक्यू है, यानी लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, एमसीक्यू आ जाता है ऐसे बोर्ड में कि मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। और मोल फ्रैक्शंस का जो सम है वो यूनिटी होता है। देखो ये दो मोल फ्रैक्शंस है ना, इनका सम लिया जाए Na ओवर Na प्लस Nb प्लस Na ओवर Na प्लस Nb, ये सम लो, एलसीएम लो, तो जवाब कितना आएगा, Na प्लस Nb आएगा एलसीएम लेने पर। ऊपर क्या है, Na प्लस Nb है, Na प्लस Nb है, तो देखो ऊपर वाला फैक्टर और नीचे वाला फैक्टर अब सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो और जवाब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शंस का जो सम आता है वो कितना आता है, यूनिटी आता है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। देखो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी आता है। ये भी एमसीक्यू बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। ठीक है, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी, 1 आता है। बड़ा मशहूर एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, अच्छा देखो अब यहां पर Na और Nt की बजाय Na और Nt की बजाय XA लिख सकता हूं, तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर आ जाएगा टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये फाइनल इक्वेशन आ गई। यहां पर देखो Na ओवर Nb ओवर Nt की जगह XB लिख सकता हूं, Nb ओवर Nt की जगह XB लिख सकता हूं। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर आ गया टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। तो यहां से डाल्टन लॉ को आप इस तरह से भी इलैबोरेट कर सकते हो कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट या दैट गैस। यहां से देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द आइडियल नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस is equal to the product of total pressure and the mole fraction of that gas। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इलैबोरेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ। हमने तो भाई अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि तुम्हें डाल्टन लॉ समझ आए, साथ साथ नोट करते गए होगे तो जरूर समझ आया होगा। नहीं किया नोट तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। पूरा फोकस एग्जाम्स में भी आपका इस पर मैथमेटिक्स पर होना चाहिए। 2 शॉर्ट इंपॉर्टेंट हैं कि स्टेट डाल्टन्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। 3 इक्वेशनें आपको लिखनी है जब स्टेटमेंट के साथ। कौन कौन सी, एक P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और PT इज इक्वल टू PTV इज इक्वल टू NT RT और PT इज इक्वल टू NT RT बाय V। ये 3 इक्वेशनें आपको साथ लेनी है लाजमी। क्लियर? और साथ बुक की एग्जांपल भी कोट करनी है। वो जो बुक में लिखा हुआ है कि 10 लीटर कंटेनर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, वो मैंने अभी डिस्कस करवाई है, वो एग्जांपल भी साथ कोट करनी है। आधे पेज से कम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना मजा नहीं आता एग्जामिनर को चेक करने में, सीधी सी बात है। अच्छा, तो ये बेहतरीन तरीके से हमने बात की। दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो आपसे पूछता है कि हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, तो वो भी कैलकुलेट करना आपको सिखाया, किताब में लिखा हुआ है, उतना ही लिख दोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।